उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था, तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस तरह से आरती जी जिक्र कर रही हैं कि जिस दृढ़ता से वो बाद में निकल कर आए, कई आलोचनाएं उनकी हुई, बाद में वो सिंह इज किंग कहलाए, लेकिन एक वो दौर भी था जब खामोशी के चलते उन्हें मौन मोहन भी कहा जाने लगा था, और उसके बाद उनका वो मौन रहना कहीं ना कहीं पहले उनकी कमजोरी के तौर पर भी आका गया और बाद में भले ही वो उसकी शक्ति बन गई। He spoke for the people. He had a lot of knowledge about economy and financial matters, and the country prospered at that time with Dr. Manmohan Singh. My deepest condolences to him and his entire family. Can his place be filled by anyone in the future? The Congress Party has many people who have learned from Dr. Manmohan Singh, and yes, what his dreams were,
will be taken ahead, and the Congress is the only way financially and economically that the country can prosper ahead. Thank you. तो रॉबर्ट वाड्रा को हम सुन रहे थे। मनोरंजन, आपने मेरा सवाल सुना होगा। मैं मनमोहन जो उनको कहा जाने लगा था, जो बाद में उन्हें पहले उनकी कमजोरी के तौर पर देखा जाने लगा, लेकिन बाद में वही चीज उनकी कहीं ना कहीं एक शक्ति के तौर पर, उनकी ताकत के तौर पर उभरी। उन्होंने खुद कहा था कि 100 बात कहने से एक चुप जो है वो उससे बेहतर होता है। और जो आरती तो जी ने कई बातें कही, उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में कही, लेकिन पॉलिटिकल भी वो बहुत शार्प थे। मुझे याद है कि आपको एक किस्सा सुना देता हूँ कि जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और उसके बाद ये हुआ कि कांग्रेस और पीडीपी 3-3 साल के लिए जो है वो सरकार बनाएगी, ये जो मामला फंस गया और उसके बाद सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को भेजा श्रीनगर। मैं उस वक्त वहीं पे था और 6-7 दिन 10 दिन हो गए थे, कोई डेडलॉक नहीं टूट रहा था कि पहली बार कौन मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा। डॉक्टर साहब गए, मुफ्ती मोहम्मद सईद से उन्होंने बातचीत की और उसके बाद ये मामला हल हुआ और ये तय हुआ कि पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और उसके बाद जो 3 साल के बाद फिर कांग्रेस का टर्म आएगा। उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने लिया था। तो पॉलिटिकली बहुत शार्प इंसान थे, भले ही उनकी ये कला दब सी गई थी। मैंने कई बार देखा पवार साहब से कोई बात करनी हो तो सोनिया गांधी जो है मनमोहन सिंह को भेजती थी। ये सब उस वक्त की बातें हैं जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे। इसलिए जब ये फैसला सोनिया गांधी ने किया था कि मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री होंगे, ये खबर हमने ब्रेक करी थी, उस वक्त भी मुझे उस पर ज्यादा अचरज नहीं हुआ था, क्योंकि मैं पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट को जब एक साथ जोड़ के उस दिन देख रहा था जब ये घोषणा हुई थी कि मनमोहन सिंह ही प्राइम मिनिस्टर होंगे, तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, इनको जो है राजनीतिक क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए भी कांग्रेस अध्यक्ष ने बार बार भेजा है और उन्होंने करके दिखाया है। तो इसलिए जब आप बड़ी ही विनम्रता से और बड़े ही शालीनता से किसी के साथ निगोशिएशन टेबल पर धीमी आवाज में बात करते हैं, उसमें काफी वजन होता है। सादगी का अपना एक वजन है, शालीनता का एक अपना वजन है और ज्ञान तो शायद उनके पास इतना था कि कोई भी तर्क में उनसे जीत नहीं सकता था। न्यूक्लियर डील के बारे में बात की आरती जी ने। मैं आपको बता दूं कि सरकार गिरने वाली थी, लोकसभा में बहुत ही हंगामा मच रहा था। सरकार बचानी थी, सरकार बचाने के लिए कहां से समर्थन आएगा, पूरा कांग्रेस पार्टी इसको मैनेज करने में लगा हुआ था। लेकिन डॉक्टर साहब और उनके जो पीएमओ में मंत्री थे पृथ्वीराज चौहान लगातार हम सबको ब्रीफ करते थे और कहते थे कि सरकार भले ही चली जाए, हम इससे पीछे नहीं हटने वाले, यानी डॉक्टर साहब इससे पीछे नहीं हटेंगे। और उसके बाद फिर जो है समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, किसी और वीआईपी के आने का जो है समय हो गया है। गाड़ियां यहाँ पे एक बार फिर से आ गई है। उपराष्ट्रपति आने वाले हैं शायद, जहाँ तक उपराष्ट्रपति के आने की बात हो रही है। उपराष्ट्रपति साहब 10:25 पे उनका टाइम है और वो आएंगे। तो निश्चित रूप से डॉक्टर साहब के लिए बहुत सारे किस्से हैं हमारे जैसे लोगों के पास, आरती जी के पास, जिन्होंने उस दौर में हम सब ने उनको कवर किया है। उनके 10 साल के शासन को, उसको आप 2 हिस्सों में देख सकते हैं। 5 साल का शासन शुरुआत का उनका शानदार इनिंग था, मतलब मनरेगा हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, जो आज के दिन आप आधार कार्ड देखते हैं, यूआईडी की स्कीम हो, ये सारी चीजें हैं, राइट टू एजुकेशन की बात कर ले, ये सारी चीजें थी। और यही वजह थी कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटें लेकर के जो है 2009 जो डॉक्टर सिंह एक लेगेसी छोड़ गए हैं, जो एक शालीनता राजनेताओं में एक होनी चाहिए, एक सबक हम सभी को आज के दौर में एक ऐसे नेता से लेने की जरूरत है। ये जो शालीनता है, अब तो ऐसा लगता है कि भारत की राजनीति में गायब सी हो गई है और लोग एक दूसरे पर इस तरह के प्रहार करते हैं जैसे लगता है कि वो उनके दुश्मन है। ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह में बिल्कुल नहीं थी। मैं उनसे कई बार मिला,
पहली बार तो मैं उनसे मिला था जब वो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, और इतना वो जब भी उनसे मिलते थे इतना शालीनता से वो बात करते थे, ऐसा लगता ही नहीं था कि वो कोई उनमें किसी तरह का अपने पद का कोई मोह या किसी तरह का उनको घमंड हो। वो इस तरह से बात करते थे जैसे वो आपके परिवार के सदस्य हैं। कभी उनकी आवाज को मैंने कभी उनका स्वर ऊंचा नहीं सुना। हमेशा वो हर व्यक्ति का सम्मान करते थे। जो मैंने देखा है कि भारत में ये अक्सर ये शिकायत होती है, जो थर्ड फोर्थ ग्रेड के जो कर्मचारी होते हैं उनसे वो बड़े अफसर या मंत्री इस तरह से बात करते हैं जैसे वो उनके गुलाम हो। ये मनमोहन सिंह में बिल्कुल नहीं था। वो बिल्कुल ऐसे लोगों से बात करते थे जैसे वो उन्हीं के साथ समकक्ष हो, उनको उसी तरह से सम्मान देते थे। एक बात की तरफ मैं और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैंने यहाँ आपको याद होगा कि जब 9/11 के बाद में अमेरिका में और पश्चिमी देशों में बहुत सारे सिखों पर हमले हुए थे, क्योंकि पगड़ी से ओसामा बिन लादेन की पगड़ी और सिखों की पगड़ी पे आम पश्चिमी लोग, खासकर अमरीकी लोग को भेद नहीं पाते थे। बिल्कुल। मुझे याद कि टैक्सी ड्राइवर ने मुझे कहा कि जब से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने हैं तब से तो हम तो बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पहली बार हमें लगा है कि हम वाकई सिख हैं, क्योंकि हमें सब लोग एक सिख के रूप में अब स्वीकार कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं था सिख क्या होता है। अब उनको पता चला कि भारत का प्रधानमंत्री एक सिख है और उसका जो है किसी मुस्लिम आतंकवाद से या ओसामा बिन लादेन के अलकायदा से कोई संबंध नहीं है और वो एक सामान्य नागरिक है। इस तरह से आप हमें अब जो है सम्मान मिलता है, जो मैं समझता हूं कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात थी, जिससे जो सिखों का जो एक तरह से एक असुरक्षा की भावना पश्चिमी देशों में आ गई थी, उसके बाद खत्म हो गई। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत ही अहम बताई यहाँ पर अनुराग जी। यहाँ पर एक जिस तरह से एक सिख प्रधानमंत्री, पहले सिख प्रधानमंत्री बने थे, भारत की बागडोर उनके हाथ में आई थी, तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान भारत को उनके जरिए मिली। देखिए, ये एक बहुत बड़ा कदम था। वो एक्सीडेंटल था या उसके पीछे मोटिव चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री जो बनाया गया था, उससे एक मैसेज जो सबसे बड़ा विश्व को गया और इस देश के प्रत्येक नागरिक को गया कि भले ही बहुसंख्य समाज कोई भी हो, वो हिंदू बहुसंख्य समाज है, हिंदू डोमिनेटेड ये देश है, लेकिन उन्होंने एक सिख प्रधानमंत्री को अपने सिर माथे पे रखा। उनके सिख होने को हमेशा भारत के प्रत्येक नागरिक ने एक सम्मान के तौर पे देखा और विश्व में एक ये मैसेज गया कि भारत जैसे देश में एक जिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन 1 या 2% के आसपास है, उस कम्युनिटी का भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। अनुराग जी, एक सशक्त लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष देश के तौर पर एक विभाजन से पाकिस्तान से यहाँ आकर बसे हुए इंसान को इतनी बड़ी बागडोर एक मुल्क की जब मिलती है तो एक अलग मैसेजिंग जाती है। बिल्कुल। और वही उसी के विपरीत अगर पाकिस्तान में जो पार्टीशन के बाद लोग यहां से गए थे, उनको वहां पे बराबरी का दर्जा तक नहीं मिला, तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज था कि किस तरह से जो पार्टीशन के बाद जो लोग पाकिस्तान से या बांग्लादेश से इधर आए थे, उनको भी बराबरी का दर्जा मिला हुआ है कि हमारा लोकतंत्र